हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की मास्टर सीरीज में कंप्यूटर नेटवर्किंग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। और आज नेटवर्किंग की ये दूसरी वीडियो है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 को वॉच नहीं किया है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस की मदद से कंप्यूटर नेटवर्किंग के कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, केबल्स और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी और कई सारे की प्रोटोकॉल्स को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसे जरूर वॉच कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम अगेन 25 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम लोग आईपी और उसके जो भी वर्जन हम यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस देखने वाले हैं। टीसीपी में 3 वे हैंडशेकिंग क्या होती है वो देखेंगे, और ट्रांसमिशन मोड देखने वाले हैं। तो ये भी वीडियो आप लोग प्लीज एंड तक देखिएगा, इसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, अगर आप लोग स्टेट पेपर 2 फेज 2 को टारगेट कर रहे हो और उसमें अगर आपको प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक स्टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप उसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप उसे जरूर चेक कीजिएगा, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IPv4 एड्रेसिंग। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो बेसिकली हमारे लेयर 4 यानी कि नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। और आईपी का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके दो वर्जन हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। द फर्स्ट वन इज वर्जन 4 एंड द सेकंड वन इज वर्जन 6। तो वर्जन 4 और वर्जन 6 की अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहला डिफरेंस होता है एड्रेस लेंथ का। तो IPv4 का जो एड्रेस लेंथ होता है वो होती है 32 बिट्स की। लेट मी राइट दिस डाउन। सो सबसे पहले हम लोग IPv4 का यहाँ पे लिखेंगे। IPv4, IPv4 में जैसे कि मैंने बताया कि 32 बिट्स की एड्रेस होती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो एड्रेस फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल के फॉर्म में। डॉटेड डेसिमल्स के फॉर्म में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 192.168.10 फॉर एग्जांपल एंड 1। तो ये बेसिकली एक हमारा आईपी एड्रेस है जो वर्जन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बेसिकली डॉटेड सिंबल से लाइक एसोसिएटेड होता है। और इसमें 32 बिट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है वो 8 बिट्स का होता है, सेकंड वाला 8 बिट्स का, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 बिट्स हैं, 4 लाइक इंडेक्सेस हैं, और वो हर एक इंडेक्स 8 बिट को बिलोंग कर रहा है। तो टोटल हमारे पास 32 बिट्स बन जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका एड्रेस स्पेस की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस फॉर्मेशन होता है, लाइक यूजिंग IPv4। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें हेडर साइज की, हेडर साइज का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में आप लोग चिट्ठी देखे होंगे, हम लोग जो डाकिया के थ्रू जो हम चिट्ठी भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो बेसिकली उस जो चिट्ठी होती है, उस चिट्ठी में हम लोग जो सबसे टॉप पे, वहाँ पे हम लोग सेंडर का एड्रेस और जो रिसीवर है जहाँ पे हम चिट्ठी भेज रहे हैं उनका एड्रेस हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो बेसिकली हेडर भी यही होता है कि जो भी आपका जो डेटा है, जो पैकेट है, डेटा पैकेट, उस डेटा पैकेट के ऊपर आप लोग एक एड्रेस चिपका देते हो कि हमें इस डेटा को इस पर्टिकुलर यूजर के पास भेजना है, और उनका एड्रेस ये है। तो वही एड्रेस हमारा नेटवर्किंग के टर्म में हेडर को रिप्रेजेंट करता है, हेडर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो IPv4 होता है उसमें हेडर का जो साइज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडर की जो साइज है वो बेसिकली हमारी 20 से लेके 60 बाइट तक की होती है, 60 बाइट्स। और नेक्स्ट अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शनल होता है। और नेक्स्ट हमारा जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। जैसे कि एक नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर कई सारे डिवाइस हैं, और अगर मुझे उस नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को कोई डेटा भेजना है, तो मैं उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करता हूँ। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के अंदर कई सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे उस नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को अगर कोई डेटा भेजना है, तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग टू ईच एंड इंडिविजुअल डिवाइसेस, मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस को लूंगा और उस पे जस्ट डेटा को फॉरवर्ड कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि जो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, लाइक 100, 200 और 1000, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सभी डिवाइसेस को वो डेटा मिल जाएगा। तो ये होता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें कि नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को डेटा मिल जाएगा अगर मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करूंगा।
तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सपोर्ट होती है। तो बेसिकली IPv4 सपोर्टेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं जो IPv4 से रिलेटेड है और आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं IPv6 पे। IPv6 जो होता है इसकी जो एड्रेस लेंथ होती है वो बेसिकली 128 बिट्स की होती है। 128 बिट्स का इसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट हम लोग हेक्साडेसिमल की हेल्प से करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड विथ हेक्साडेसिमल वैल्यूज। नेक्स्ट हम अगर एड्रेस जो रेंज है, एड्रेस स्पेस है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हम लोग एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 340 डिसिलियन एड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको कि हम लोग असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को। और नेक्स्ट हेडर साइज की बात करें तो यहाँ पे हेडर साइज कंपेयरिंग टू IPv4 यहाँ पे साइज जो है वो छोटा होता है। लाइक ओनली 40 बाइट्स के जो है यहाँ पे एक फिक्स्ड हेडर साइज होता है। हेडर साइज क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। और ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सपोर्ट नहीं होती। सो नो ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक सिंपल सा डिफरेंस हमने जाना IPv4 और IPv6 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। लेट मी ड्रैग इट टू हियर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि IPv4 एड्रेसिंग में ये कौन कौन सी चीजें सपोर्ट करती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे ऑप्शंस जो हैं वो है क्लास ए सपोर्ट्स अप टू 16 मिलियन होस्ट, ऑप्शन बी इज क्लास सी सपोर्ट्स अप टू 256 नेटवर्क, ऑप्शन सी इज क्लास बी सपोर्ट्स प्राइवेट IP रेंजेस, एंड ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसमें बेसिकली ऑप्शंस में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी लिखा गया है। तो ये क्या होता है बेसिकली पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली IP एड्रेसेस में हम लोग एक क्लासफुल एड्रेसिंग यूज करते हैं जिसमें बेसिकली IP एड्रेसेस को जो है वो 5 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे फर्स्ट क्लास होता है उसे हम लोग क्लास ए बोलते हैं, जिसमें कि IP एड्रेसेस का जो रेंज है वो बेसिकली 0 से लेके 127 तक का स्टार्ट होता है। लाइक इसके बीच में जो भी IPs हैं वो IPs क्लास ए के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्लास बी की। क्लास बी की तो ये बेसिकली 128 से शुरू होता है और 191 तक ये जो है इसकी रेंज होती है क्लास बी की। नेक्स्ट हम बात करें क्लास सी की। तो क्लास सी का जो रेंज होता है वो 192 से शुरू होता है और ये जाता है 223 तक। उसके बाद से हम लोग क्लास डी का देखते हैं। क्लास डी में होता है, क्लास डी शुरू होता है बेसिकली 224 से 239 तक, 239 तक। और नेक्स्ट हम बात करें अगर क्लास ई का, तो क्लास ई जो है इसकी जो IP है वो शुरू होती है 240 से लेके 255 तक। तो ये बेसिकली रेंजेस होते हैं हमारे क्लासफुल एड्रेसिंग में जिसे हम IPv4 में बेसिकली ये वर्जन 4 में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेंज हैं, कौन कौन से रेंज तक के IP एड्रेस किस क्लासेस में इंक्लूडेड है। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे IP का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो अब आप इस IP को देख के बता पाओगे कि ये कौन से क्लास में लाइक करेगा। तो ये बेसिकली शुरू हो रहा है 192 से। तो जस्ट आपको यहाँ पे देखना है कि 192 किस में है। तो 192 जो है वो आपका क्लास सी में है, इस वजह से ये जो IP है ये बेसिकली क्लास सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके के जो भी आप IP एड्रेस आप कहीं पे भी देखोगे तो उस IP को आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं क्लास, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सबनेट मास्क का, और एक मैंने ट्रिक भी बताई थी कि हम लोग क्लास ए को या क्लास बी हुआ या फिर क्लास सी है तो उसके हम लोग डिफॉल्ट सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं। तो ये ट्रिक मैंने उस वीडियो में ही बताई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये जो आपका क्लास ए है, इस क्लास ए में एक ए को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी को हम लोग 2 से लिख सकते हैं क्योंकि बी क्या है, ए के बाद बी आ रहा है तो बी 2 नंबर पे आता है। उसी तरीके से सी जो है वो 3 नंबर पे आ रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बताया था जस्ट कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क अगर आपसे पूछते कि कौन से क्लास का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, तो उस केस में जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट सबनेट सबनेट मास्क क्लास ए का मैंने बताया था। क्लास ए में जो है वो 255.0.0.0 ये बताया था मैंने डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास ए। बी की अगर हम बात करें तो इसमें 255.0.0.0
0। और उसी तरीके से क्लास सी का भी हमने डिस्कस किया था 255.255.255.0। तो ये बेसिकली इन तीनों क्लासेस के अगर आपको पता होगा तो आप बेसिकली काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इससे जो बनते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिकली एक ए जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 255 जस्ट एक बार लिखा गया है। बी जो है वो 2 बार दूसरे डिजिट पे आता है, इस वजह से यहाँ पे 255 2 बार है। सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, इसीलिए आप 255 को जस्ट 3 बार रिप्रेजेंट कर दो। तो ये बेसिकली डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क हम लोग सबनेटिंग क्यों करते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क से ही रिलेटेड है। अब ये कैसे डिफॉल्ट सबनेट मास्क से रिलेटेड है वो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि क्लास ए में हम लोग 16 मिलियन तक के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इज इट ट्रू, ये हमसे पूछा गया है। क्लास सी में कह रहा है कि क्लास सी में हम लोग 256 नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट ट्रू? सी ऑप्शन कह रहा है कि क्लास बी जो है वो प्राइवेट आईपी रेंजेस को सपोर्ट करता है। सो इज इट ट्रू? तो ये हमें बताना है। तो बेसिकली जो क्लास ए है उस क्लास ए में हमारा ये जो बेसिकली डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है ना, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क का काम एक ही है। और इसका काम क्या है कि टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क एड्रेस एंड द होस्ट एड्रेस। तो आपको कोई भी एक आईपी एड्रेस दी जाएगी और उस आईपी एड्रेस में हमें जस्ट पता करना होगा कि ये नेटवर्क आईडी इसमें कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है। सो उस नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को पता लगाने के लिए फ्रॉम आईपी एड्रेस वी यूज डिफॉल्ट सबनेट मास्क। हम लोग सबनेट मास्क का यूज इसीलिए करते हैं। सो क्लास ए में बेसिकली हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी ये है 255, यानी कि 8 बिट्स जो है ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी के जो 24 बिट्स हैं वो आपके होस्ट के लिए हैं। अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने कनेक्ट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर क्लास से, तो उसको हमें लाइक कैलकुलेट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ होस्ट बाइट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो IPv4 है वो 32 बिट्स का होता है, यानी कि फर्स्ट वाला 8 बिट, देन सेकंड वाला अगेन 8 बिट और फिर 8 बिट और फिर 8 बिट। तो इस तरीके से टोटल 34 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको जीरो दिख रहे हैं दैट मीन्स 3 जीरो दिख रहे हैं, तो 8 इंटू 3 दैट विल बी 24। और 2 raised to power 24 is how much? It is around 16 million। तो ये बेसिकली अराउंड 16 मिलियन के अराउंड होता है और उसमें भी हम लोग -2 करते हैं। और उसके बाद से हमें जो टोटल नंबर ऑफ होस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट दैट कैन कनेक्ट विथ क्लास ए आईपी एड्रेसेस, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ये -2 मैंने क्यों किया? -2 करते हैं हम लोग कि हम लोग दो आईपी एड्रेसेस को यूज नहीं कर सकते। द फर्स्ट आईपी एड्रेस विच बिलोंग्स टू द ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, जो नेटवर्क के पूरे ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ब्रॉडकास्ट क्या होता है मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट एक और आईपी एड्रेस जो हम यूज नहीं कर सकते वो होता है नेटवर्क एड्रेस। तो इसी वजह से इन दो आईपीज को हम माइनस करते हैं और इसके बाद से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 16 मिलियन कुछ करके आएगा। इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 256 पे। तो 256 की अगर हम बात करें तो आप जस्ट डिफॉल्ट सबनेट मास्क पे आओ और यहाँ पे जस्ट आपको एक ही जीरो दिख रहा है, एक ही जीरो दिख रहा है, दैट मीन्स की 2 raised to power 8। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 24 क्यों लिखा। मैं यहाँ पे 24 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 जीरोस दिख रहे थे और एक जीरो जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 जीरो किसने को रिप्रेजेंट करेगा? 24 को। उसी तरीके से यहाँ पे सी का पूछा है हमसे, तो हमने सी में गए, हम सी में चेक किए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरो 1 है और एक जीरो 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से हमने 2 raised to power 8 कर दिया। और 2 raised to power 8 -2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वो दो आईपी एड्रेसेस हम यूज नहीं करते हैं। वन इज नेटवर्क एड्रेस, सेकंड इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आएगा 254। तो ये बेसिकली 254 नेटवर्क्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं कि क्लास बी क्या प्राइवेट आईपी रेंजेस को सपोर्ट करता है? तो यस इट सपोर्ट। बेसिकली जो आईपी एड्रेसेस लाइक ये मैंने लिखा था क्लास बी कौन कौन से रेंजेस में आते हैं। तो बेसिकली 172 से जो आईपी शुरू होते हैं उसमें कुछ ऐसे आईपीज होते हैं जो लाइक प्राइवेट होते हैं जिसे हम पब्लिकली असाइन नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो क्लास बी के रेंज के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। दैट्स व्हाई वी कैन से मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि फ्रेंड्स डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को प्लीज फिर से पॉज करके और पीछे जाके जरूर सुनिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन ऑफ टीसीपी। टीसीपी जो है वो टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है और इसका हमें वैलिड फंक्शन नहीं होता है, ये पूछा गया है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक और टेबल बना लेता हूँ। सो टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक और प्रोटोकॉल यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, दैट इज यूडीपी। सो बेसिकली टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो जो टीसीपी होता है वो आपका होता है ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और टीसीपी के और क्या क्या फंक्शनैलिटीज है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला होता है रिलायबल डेटा ट्रांसफर। तो यहाँ पे डेटा जो भी है वो रिलायबिलिटी को अचीव करते हैं हम लोग, डेटा को रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंजेशन कंट्रोल भी होता है। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो फ्लो कंट्रोल। उसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका थ्री वे हैंड शेकिंग होता है। थ्री वे हैंड शेकिंग ये क्या होता है ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस होता है, पैकेट को रीट्रांसफर किया जाता है। और बेसिकली इतने सारे यहाँ पे टीसीपी के मेन मेन की फीचर्स हैं। तो इसमें सबसे पहले रिलायबल डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि एक हमारा क्लाइंट है, एक हमारा सेंडर है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो एक क्लाइंट है और एक ये हमारा सर्वर है। तो बेसिकली इस क्लाइंट को इस सर्वर को कुछ डेटा भेजना है या फिर सर्वर से कोई डेटा मंगाना है। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले डेटा ट्रांसफर करने से पहले ये आपस में पहले कनेक्शन बनाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी कि एक फ्रेंड है मेरा जो बेंगलोर में है। अगर मुझे उससे कोई बात करनी है या कोई मुझे मैसेज उसको भेजना है, तो मैं सबसे पहले अपना फोन से उसका नंबर टाइप करूंगा और फिर रिंग जाएगी, और फिर रिंग बजने के बाद मेरा फ्रेंड उधर से फोन को पिकअप करेगा, और उसके बाद से हमारा जो है कम्युनिकेशन वो स्टार्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोन से हमने पहले रिंग किया, उसके बाद से मेरा फ्रेंड उधर फोन रिसीव किया, तो ये बेसिकली एक कनेक्शन होता है, एक सेशन होता है। तो वो सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है, और कनेक्शन एक बार जब स्टैब्लिश हो गया उसके बाद से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये बेसिकली रिलायबल डेटा ट्रांसफर का मतलब यही होता है कि डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आपको कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पे भी ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट को सर्वर से अगर कम्युनिकेट करना है, कोई डेटा मंगाना है, तो उससे पहले इसको कनेक्शन बनाना होगा, और कनेक्शन बनाने के लिए ही हम लोग थ्री वे हैंड शेकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल समझने से पहले हम लोग फ्लो कंट्रोल समझ लेते हैं। तो जैसे कि फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। तो जैसे कि ये क्लाइंट जो है ये एक बार में 4 रिक्वेस्ट भेजता है। फॉर एग्जांपल जस्ट आप इसे अज्यूम कीजिएगा कि एक बार में ये क्लाइंट जो है वो सर्वर को 4 रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर की फॉर एग्जांपल कैपेसिटी एक बार में 3 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर क्लाइंट एक बार में 4 रिक्वेस्ट भेजा, 4 डेटा पैकेट्स भेजा सर्वर के पास, और सर्वर जो है वो एट अ टाइम सिर्फ 3 ही पैकेट्स को प्रोसेस कर सकता है, तो बच जो एक एक जो पैकेट बच गया वो तो फिर लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को अचीव करते हैं। वो क्या कहता है कि फ्लो कंट्रोल में एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल नाम की एक मैकेनिज्म, एक टेक्निक यूज की जाती है, जो ये कहता है कि जो सर्वर है उस सर्वर का एक जो कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो सर्वर की जो कैपेसिटी है उसका एक उसी के साइज का एक हम विंडो बना लेंगे। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, लेट मी राइट दिस डाउन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइडिंग विंडो का। तो स्लाइडिंग विंडो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है कि एक विंडो दे दी जाती है। तो यहाँ पे सर्वर को एक विंडो असाइन कर दी जाएगी, और उस विंडो का साइज जो है वो 3 दे दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे कैपेसिटी होगी सर्वर की, उसी साइज का एक विंडो दे दिया जाएगा, और उसी विंडो के अकॉर्डिंग जो है वो क्लाइंट आगे से लाइक इन फ्यूचर वो उसी साइज के रिक्वेस्ट को भेजेगा। तो एट ए टाइम अगर सर्वर का विंडो साइज 3 है, तो वो आगे से 3 पैकेट करके ही भेजेगा। और जैसे ही वो 3 पैकेट भेज दिया, उसके बाद से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल विंडो जैसे कि एक ये है, इसमें मान लीजिए कि ये 3 ब्लॉक्स हमने कर लिए। तो ये विंडो की 3 ब्लॉक्स हो गई। तो सबसे पहले जो क्लाइंट होगा वो ये साइज का भेज देगा पैकेट, और एक ये पैकेट भेज दिया, और एक ये पैकेट भेज दिया। अब वो सर्वर के पास तो आ गया, सर्वर ने उसे प्रोसेस भी कर लिया। तो अब सर्वर क्या करेगा, जैसे ही ये फर्स्ट वाले को प्रोसेस कर लिया, तो इस फर्स्ट वाले का एक्नॉलेजमेंट
यानी कि क्लाइंट को भेजेगा। दैट मीन्स एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि मुझे अब आपका जो फर्स्ट वाला पैकेट है वो रिसीव हो चुका है और मैंने उसे प्रोसेस भी कर लिया है। तो ये होता है बेसिकली, ये सर्वर के साइड से एक्नॉलेजमेंट जाएगा। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट चला गया तो ये विंडो अब खाली हो जाएगी। तो जैसे ही ये विंडो खाली हुई तो फिर क्लाइंट जो है वो एक और प्रोसेस यहाँ पे एक और पैकेट जो है वापस से भेज देगा। तो ये अगेन 3 पैकेट फिर से फुल हो गए और फिर सर्वर इस वाले को लाइक प्रोसेस करेगा, प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद से उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि यस आई एम डन विद द पैकेट नंबर 2। सो जैसे ही ये मैसेज आएगा फिर ये वाला पैकेट भी इस विंडो से रिमूव हो जाएगा। फिर क्लाइंट क्या करेगा, इस वाले पैकेट 2 में जाके इसको फिल करेगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता है विंडो में। तो यही लाइक प्रोटोकॉल या फिर आप टेक्निक बोल लो, तो इसे हम लोग स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंजेशन कंट्रोल पे। तो कंजेशन कंट्रोल में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे पैकेट्स का फ्लडिंग नहीं हो रहा है। कंजेशन मतलब होता है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जब भीड़ बढ़ जाती है, आप रोड पे भी चलते होगे तो देखते होगे कि ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो वहां पे नेटवर्किंग में बेसिकली ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे कि मैंने शुरू में मैंने क्या बोला कि क्लाइंट जो है वो एक बार में 4 पैकेट भेज दिया, बट सर्वर जो है वो एट अ टाइम मात्र 3 ही पैकेट्स को प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे कंजेशन हो गया, यानी कि वो 3 ही को एक्सेप्ट कर सकता था और उसे 4 मिल गए। तो वहां पे अब ट्रैफिक बढ़ गया। तो यही कंजेशन को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म भी टीसीपी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग पे। तो थ्री वे हैंड शेकिंग को चलिए समझते हैं। तो थ्री वे हैंड शेकिंग में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक फ्लैग आ जाता है जो क्लाइंट की तरफ से जाता है, उसे हम बोलते हैं SYN फ्लैग। SYN का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन, और इसको भेजने का मतलब होता है कि टू इनिशिएट दी कनेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया कि टीसीपी में डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन बनता है। डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन बनेगा। तो सबसे पहले थ्री वे हैंड शेकिंग में 3 कनेक्शंस लाइक एस्टेब्लिश होते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो जैसे कि हम लोग इसी एग्जांपल को समझते हैं, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली ये फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्लाइंट है और इस क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले ये कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। तो उस कनेक्शन स्टैब्लिश करने में सबसे पहले कनेक्शन जो क्लाइंट है वो SYN फ्लैग को सर्वर के पास भेजेगा। और SYN में एक वो जो पैकेट भेजेगा उस पैकेट में SYN फ्लैग अटैच होगा और उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू एक्स। आप सपोज कर लीजिए कि सीक्वेंस नंबर जो है वो एक्स है पैकेट का। तो वो SYN फ्लैग जो है वो क्लाइंट जो है वो सर्वर को भेजेगा और कहेगा कि मुझे आपके साथ कनेक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है। जैसे ही फर्स्ट वाला ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद से नेक्स्ट जो सर्वर को जैसे ही पता चलेगा कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट वांट्स टू स्टार्ट दी कनेक्शन विथ मी। तो फिर अब सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर अपना सीक्वेंस नंबर भेजेगा प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये क्या होता है बेसिकली कि अब क्लाइंट यहाँ पे जो है, ये क्लाइंट अपना, जैसे ही ये क्लाइंट की साइड से जो सर्वर को SYN फ्लैग मिला, तो ये अब सर्वर जो है वो अपनी साइड से एक अपना सीक्वेंस भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट भी साथ में भेजेगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आपने मुझसे पूछा था कि कैन वी कनेक्ट, और उसका फिर ये जवाब देता है सर्वर कि यस वी कैन कनेक्ट और वी कैन एस्टेब्लिश दी कनेक्शन। तो जैसे ही अब क्लाइंट को ये वाला लाइक फ्लैग मिलेगा, उसके बाद से क्लाइंट जो है वो फिर से एक मैसेज भेजेगा सर्वर को। किस उसमें क्या चीज रहेगा बेसिकली, उसमें रहेगा आपका जस्ट एक एक्नॉलेजमेंट नंबर कि यस वी आर रेडी। अब दोनों तरफ से जो है वो एग्रीमेंट हो जाती है कि पहले इन्होंने भेजा, क्लाइंट ने भेजा विथ SYN फ्लैग कि वी वांट टू इनिशिएट द कनेक्शन। उसके बाद से सर्वर को जैसे ही वो फ्लैग मिली, वो रिक्वेस्ट मिली, वैसे ही उन्होंने अपने साइड से सर्वर ने भेजा SYN प्लस ACK मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट मिल गया जैसे ही क्लाइंट को, फिर क्लाइंट वापस से सर्वर को भेजा कि यस I I got your request, I got your connection request, and now I also accept it. So let's begin the connection. So ये
होता है बेसिकली थ्री वे हैंडशेकिंग। सबसे पहले SYN गया और उसके बाद से SYN प्लस ACK और फिर आता है ACK। सो इसी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं थ्री वे हैंडशेकिंग। सो आई होप कि फ्रेंड्स कि आपको ये थ्री वे हैंडशेकिंग और TCP के जो भी फीचर्स हमने डिस्कस किए वो समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं UDP पे। UDP इज अगेन अ डिफरेंट प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। सो UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये बेसिकली जो है ये कनेक्शन लेस होता है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी नहीं होती है। यहाँ पे अगर कोई पैकेट बिटवीन दी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग दी जर्नी अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो वहाँ पे रीट्रांसमिट करने की कोई प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे थ्री वे हैंड शेकिंग भी नहीं होता है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल जैसे भी फीचर्स नहीं होते, बट ये बेसिकली थोड़ा फास्ट होता है। अब इसका यूज हम लोग करते कहाँ पे हैं? जैसे कि आपने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देखी होगी, कई सारे यूट्यूब कंटेंट जो क्रिएटर्स होते हैं वो लाइव आते हैं। तो बेसिकली लाइव आने में, लाइव स्ट्रीमिंग करने में या वीडियो कॉन्फ्रेंस करने में हम लोग यूडीपी का यूज करते हैं। सो लाइव स्ट्रीमिंग में यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। वीडियो कॉल हम लोग करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को, तो वहां पे हम लोग यूडीपी का यूज करते हैं। और टीसीपी का यूज हम लोग बेसिकली जैसे कि एचटीटीपी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, फाइल को ट्रांसफर करना है, ईमेल ट्रांसफर करना है, तो उन सब में हम लोग बेसिकली इन सब टीसीपी का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि नॉट अ वैलिड फंक्शन ऑफ टीसीपी। सो अब आप ये क्वेश्चन इजीली कवर कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेटा को यहाँ पे इनक्रिप्ट करने जैसा कोई फंक्शनैलिटी नहीं होता, इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टाइम टू लिव टीटीएल फील्ड इन एन आईपी पैकेट हेडर रिप्रेजेंट। सो हेडर मैंने अभी बताया कि हेडर जो होता है वो जो भी हम लाइक चिट्ठी भेजते हैं तो उस चिट्ठी के ऊपर हम जस्ट मेंशन करते हैं कि कौन से लाइक इंडिविजुअल कौन से रिसीवर को हम भेज रहे हैं, उनका एड्रेस वहां पे मेंशन करते हैं। तो यही बेसिकली हेडर होता है। तो वहां पे एक टीटीएल फील्ड होती है, उस टीटीएल फील्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करती है ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली आईपी पैकेट हेडर का साइज भी हमने देखा कि 20 से 60 बाइट्स तक के होते हैं। तो यहाँ पे एक टीटीएल फील्ड होता है। टीटीएल फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई पैकेट को नेटवर्क पे भेजा, कोई पैकेट को हमने नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो पैकेट सेंडर से तो भेज दिया गया है बट वो रिसीवर तक पहुंचा नहीं, यानी कि वो कहीं नेटवर्क में ही वो खो गया। तो नेटवर्क में वो खो गया, फॉर एग्जांपल वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा, तो वो जो पैकेट है वो बेसिकली नेटवर्क में ही फिर एंडलेसली इनफाइनाइट तरीके से वो घूमता रह जाएगा। तो उससे भी क्या होगा कि नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी, थ्रूपुट कम हो जाएगा, कंजेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो वैसे पैकेट्स जो नेटवर्क में ही घूमते रह जाते हैं, वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाते, तो वैसे पैकेट्स के लिए बनाया गया है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव में क्या होता है, हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, जो ये वैल्यू राउटर असाइन करता है। तो ये जैसे जैसे राउटर प्रोसेस करता है, अगर ये देखता है कि ये पैकेट कई बार कई समय से इसी नेटवर्क में घूम रहा है, तो वो एक टाइम टू लिव वैल्यू असाइन करता है और वो टाइम टू लिव वैल्यू को एक एक करके माइनस करते चला जाता है आफ्टर एवरी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सो वहां पे जैसे ही लास्ट में फिर पता चलता है कि ये पैकेट की जो टीटीएल है ये वैल्यू जीरो हो चुकी है, वो एक एक करके माइनस करेगा, तो एक समय आएगा कि वो टीटीएल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब वैल्यू जीरो हो जाती है तो उस पैकेट को नेटवर्क से ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये कौन करता है, तो ये भी राउटर करता है। उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है ताकि वो फर्दर नेटवर्क को कंजेशन ना करे, उसको उसकी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहा है वो वेस्ट हो रहा है तो वो वेस्ट ना हो। इस वजह से हम लोग टाइम टू लिव फील्ड का यूज करते हैं। Our options are कि the minimum time a packet can stay in the network. Option B is the number of hops allowed before a packet is dropped. Option C is the time required to process the packet. Option D is more than one of the above. And last is none of the above. So ये first option कह रहा है कि the minimum time a packet can stay in a the maximum time a packet can stay in the network. So yes, this is true. वो कितने maximum time तक वो पैकेट नेटवर्क में रह सकता है। एक तो होता है कि सेंडर से रिसीवर तक वो एक गिवन टाइम में पहुंच जाएगा, बट अगर फिर भी वो नहीं पहुंच रहा है, वो नेटवर्क में इनडेलेसली इनफाइनाइट तरीके से वो लूप में घूमे जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसी वजह से हम लोग टीटीएल का यूज करते हैं। सो यस, दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज कि द नंबर ऑफ होप्स, होप्स को हम लोग राउटर भी कहते हैं, सो द नंबर ऑफ राउटर्स अलाउड बिफोर अ पैकेट इज ड्रॉप्ड, सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ये बेसिकली दो ऑप्शंस जो है ये हमारे करेक्ट हैं, इस वजह से ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस पोर्ट नंबर 110। सो 110 पोर्ट नंबर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आई मैप। आई मैप जो है वो हम लोग ईमेल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, एंड नेक्स्ट इज SMTP जो कि हमारा अगेन ईमेल के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली जो आई मैप है इसका यूज हम लोग इसमें हम लोग 143 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। POP में हम लोग 110 पोर्ट नंबर यूज करते हैं और SMTP में हम लोग 25 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन अ क्लासफुल एड्रेसिंग हाउ मेनी नेटवर्क्स कैन क्लास ए सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लास ए में हमने वहां पे डिवाइसेस कैलकुलेट की थी जिसमें हमें 16 मिलियन तक आया था। बट अगर हम नेटवर्क की बात करें तो मैंने बताया कि सबनेट मास्क हम क्यों यूज करते हैं, सो टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क आईडी एंड द होस्ट आईडी। तो वहां पे नेटवर्क आईडी कौन सा है और उसमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, इस चीज को सबनेट मास्क बताता है। तो क्लास ए में हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसकी डिफॉल्ट सबनेटिंग होती है 255.0.0.0। तो इसमें ये जो 255 है ये 255 नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी की जो ये तीन है ये तीन हमारे डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में नेटवर्क पूछा है, सो जस्ट नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट देखेंगे कई जगह पे 255 है तो 255 एक जगह पे है और एक बिट एक जो है वो 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 raised to power 8 इज हाउ मच, 128। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू मैप डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस। तो ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट कुछ देखे थे। तो ये बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इज DNS डोमेन नेम सर्वर, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। सो जैसे कि मैंने एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी दिया था कि जैसे कि आप नेटफ्लिक्स को एक्सेस करते हो तो आप ब्राउजर पे जाके लिखते हो www.netflix.com। सो वहां पे बेसिकली ब्राउजर की एंड पे क्या होता है बिहाइंड द सीन, कि वो जैसे ही यूजर की तरफ से क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आता है कि मुझे आप www.netflix.com की वेबसाइट पे लेके जाओ, तो ब्राउजर क्या करता है सबसे पहले उस डोमेन नेम को उसके करस्पॉन्डिंग क्या आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस सबसे पहले फेच करता है। और इसे फेच कैसे किया जाता है, तो इसे फेच करते हैं हम लोग डीएनएस क्वेरी की हेल्प से। डीएनएस क्वेरी की हेल्प से हम लोग सबसे पहले डोमेन नेम को लेते हैं और उस डोमेन नेम से एसोसिएटेड कौन सा आईपी एड्रेस है उसको फिगर आउट करते हैं। तो ये बेसिकली डीएनएस का काम है जिसे हम लोग डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 से 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जो रिजॉल्वर होता है रूट, जो डीएनएस रिजॉल्वर होता है, उस डीएनएस रिजॉल्वर के पास सबसे पहले ये क्वेरीज आएगी और उसके बाद से वहां से वो डिवीजन करता है, उसका क्लासिफिकेशन करेगा कि ये कौन सी लाइक रूट से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भेजता है फिर उस करस्पॉन्डिंग रूट डोमेन के पास और फिर वहां से वो जाता है अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। तो ये बेसिकली होता है डीएनएस के अंदर का सारा प्रोसेस। ये हमारे को उतना नहीं जानना है। बेसिकली हमारे को डीएनएस क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, वो कौन से लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे काम करता है, जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए। और डीएनएस जो है ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूडीपी। सो यूडीपी का अभी हमने डिस्कस किया कि यूडीपी जो है वो फास्टर ट्रांसमिशन को प्रोवाइड कराता है विदाउट रिलायबिलिटी चेक। तो अगर कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया तो उस पैकेट का ना ही हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और ना ही हमारे को उसका रिट्रांसमिशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन यूडीपी देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट एंड retransmission re retransmission of packets occur। सो यहाँ पे ना ही एक्नॉलेजमेंट होगा और ना ही रिट्रांसमिशन होता है पैकेट्स का। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइडिंग विंडो इन टीसीपी। मैंने अभी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को भी डिस्कस किया था कि उसमें एक हमारा क्लाइंट है और एक हमारा सर्वर है।
तो क्लाइंट को सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजनी है, तो क्लाइंट अगर एक बार में 4 रिक्वेस्ट सर्वर के पास भेज दिया और सर्वर की कैपेसिटी मात्र 3 की ही है, तो यहाँ पे तो फिर लाइक हमारा एक पैकेट तो लॉस हो जाएगा। और अगर हम लॉसिंग तो चाहते नहीं है, दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो सर्वर है हमारा, इस सर्वर का एक विंडो बनाएंगे और उस विंडो का साइज रख देंगे हम लोग उस सर्वर की कैपेसिटी जितनी, यानी कि विंडो का साइज हमारा 3 हो जाएगा। और उसी विंडो की साइज के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्लाइंट जो है उस उतने नंबर का ही रिक्वेस्ट एक बार में भेज पाएगा। तो ये बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का काम होता है, जिससे कि हम लोग अपना फ्लो कंट्रोल को अचीव कर पाते हैं और कंजेशन भी अवॉइड हो जाता है। तो ये बेसिकली जो मैकेनिज्म है स्लाइडिंग विंडो की, ये फ्लो कंट्रोल का ही एक पार्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच प्रोटोकॉल वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर एंड प्रोवाइड्स एरर चेकिंग मैकेनिज्म फॉर ईमेल्स। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज एसएमटीपी, नेक्स्ट इज आईमैप, ऑप्शन सी इज पीओपी3, फोर्थ ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो एसएमटीपी जो है ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, आईमैप और पीओपी3 ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। बट अगर हमसे क्वेश्चन में एरर चेकिंग मैकेनिज्म भी पूछा गया है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो आईमैप है उसका काम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी एक रिमोट सर्वर है, उस रिमोट सर्वर से अगर आपको ईमेल्स को डाउनलोड करना है और उस ईमेल को डाउनलोड करके आपको अपने लोकल डिवाइस में सेव करना है, तो वहां पे आप लोग आई मैप का यूज करते हो। और जैसे ही आपका ईमेल अब रिमोट सर्वर से लोकल डिवाइस में आ गया डाउनलोड होके, उसके बाद से आप रिमोट सर्वर से उस ईमेल को डिलीट कर देते हो, ताकि वो जो स्पेस है वो फ्री हो जाए। तो ये काम आई मैप का होता है। पीओपी3 जो है वो भी लाइक अब जो आपका ईमेल है वो लोकल डिवाइस में आ चुका है, तो अब उससे जो आगे की सर्विसेज है उसको कैसे परफॉर्म करना है, ये आपका पीओपी3 का काम है। तो ये बेसिकली एरर चेकिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो एसएमटीपी ही वो प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ SYN फ्लैग इन टीसीपी। तो टीसीपी जो है वो 3 वे हैंडशेकिंग को सपोर्ट करता है और उसमें हम लोग SYN फ्लैग को यूज करते हैं, जो क्लाइंट की साइड से सबसे पहले भेजा जाता है ऑन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे SYN फ्लैग का काम ये होता है कि सबसे पहले हमें कनेक्शन को इनिशिएट करना है। और अगर हमें कनेक्शन को टर्मिनेट कब हम करेंगे, जब हम हमारा जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग वहां पे फिर कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। और टू टर्मिनेट अ कनेक्शन वी यूज FYN फ्लैग। FYN फ्लैग हम लोग यूज करते हैं जब हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो FYN को आप फिनिश से याद कर सकते हो कि कनेक्शन को अब फिनिश करना है, तो वहां पे हम लोग FYN फ्लैग को यूज करते हैं। एंड टू टर्मिनेट अ कनेक्शन वी यूज SYN फ्लैग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन अ डेटा ट्रांसमिशन। सो डेटा ट्रांसमिशन में एरर्स को डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना, तो ये काम किसका होता है। सो ऑप्शन इज यूडीपी, ऑप्शन बी इज आईसीएमपी, ऑप्शन सी इज टीसीपी, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन अगेन हो जाएगा टीसीपी। टीसीपी में रिलायबल डेटा ट्रांसफर होता है। अगर कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया या फिर उसमें एरर है, तो उस पैकेट को हम दोबारा से रिट्रांसफर करते हैं। और और पैकेट जब सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो उनकी एंड से फिर एक्नॉलेजमेंट भी आपको रिसीव होती है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो प्रॉपर रिलायबिलिटी को अचीव हम लोग करते हैं, और कोई भी एरर है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना, ये टीसीपी का काम होता है। और टीसीपी में हम लोग चेकसम मेथड का यूज करते हैं टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। सो इस वजह से टीसीपी इज द करेक्ट आंसर। आईसीएमपी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेंडर है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका कई सारे रूट हैं, एक ये रूट है, एक ये रूट है और एक ये रूट है। बट सेंडर से हमें रिसीवर तक भेजना है, तो हमारे पास सिर्फ एक यही वाला चैनल है जो हमें रिसीवर तक लेके जाएगा। बट अगर ये जो सेंडर से डेटा को भेजा गया, अगर वो इस वाले पाथ को अगर चुन लिया, तो ये तो कभी भी इस रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस सेंडर को रिसीवर तक डेटा भेजना है और उसके लिए एकमात्र चैनल यही है, इसी चैनल से वो रिसीवर तक पहुंच सकता है। तो अगर जैसे ही सेंडर ने डेटा को फॉरवर्ड किया चैनल पे और वो अगर इस चैनल पे फॉरवर्ड हो गया, तो वो तो रिसीवर तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसका मैसेज सेंडर को कौन पहुंचाएगा। अगर वो मान लीजिए कि वो इस वाले चैनल पे आपका पैकेट आ चुका है, तो ये तो रिसीवर तक कभी नहीं पहुंचेगा, जो आपका इंटेंडेड डेस्टिनेशन है वहां तक तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसका जो मैसेज है वो आपको सेंडर तक लेके आने का काम
ICMP का होता है कि आपने जो डेटा पैकेट भेजा है वो किसी दूसरे चैनल पे चला गया है, वो आपका डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो इस चीज का मैसेज सेंडर तक लेके आने का काम ICMP का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन द टीसीपी हेडर इंश्योर्स पैकेट्स आर डिलीवर्ड इन ऑर्डर। सो टीसीपी में हम लोग जो पैकेट्स को रिसीव करते हैं, लाइक एट द एंड ऑफ रिसीवर या फिर सर्वर के साइड पे जो हम पैकेट्स को रिसीव करते हैं, वो बेसिकली इन ऑर्डर, लाइक जिस ऑर्डर में पैकेट सेंडर्स ने भेजे थे, उसी पैकेट में वो जो है वो रिसीवर के एंड पे भी वो मिलता है। तो ये काम कैसे हम लोग अचीव करते हैं, ये इस चीज की इंश्योरिटी कौन देता है? तो इसका हमारे ऑप्शन है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ऑप्शन बी इज सीक्वेंस नंबर, ऑप्शन सी इज विंडो साइज, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट वन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन टीसीपी। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट फील्ड का क्या रोल है? ऑप्शंस आर to initiate a connection, option B is to confirm a data receipt, option C is to manage the congestion, option D is more than one of the above, and last option is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टू कंफर्म अ डेटा रिसिप्ट। जैसे ही आपका डेटा रिसीव हो जाता है तो आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हो कि यस आई गॉट द पैकेट इन अ करेक्ट ऑर्डर। सो इस वजह से हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, एंड इसका मतलब यही होता है कि टू कंफर्म द डेटा रिसिप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रांसमिशन मोड्स का है। तो बेसिकली नेटवर्किंग में हम लोग तीन तरह के मोड यूज करते हैं। थ्री थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मोड्स, या फिर ट्रांसमिशन मोड लिखते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स, द फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, इन वन डायरेक्शन ओनली। एक बार में एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे कि आपका एग्जांपल है, अ, हम लोग अपना डेटा जो है वो कीबोर्ड से पीसी को भेजते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो कीबोर्ड कीबोर्ड से जब हम डेटा को जो है वो पीसी को भेजते हैं, तो ये हमारा सिंप्लेक्स टाइप का है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डेटा को जो है वो हम लोग दोनों तरफ से हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही तरफ से वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो ये बेसिकली होता है आपका हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे? जैसे कि बोथ डायरेक्शंस इन बोथ डायरेक्शंस बट वन एट अ टाइम। जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका वॉकी टॉकी। आपने मूवीज में देखा होगा, कोई बॉर्डर वाली मूवी या फिर कोई आर्मी बेस्ड मूवी जो आप देखते हो, जैसे उरी है, आपका योद्धा है, शेरशाह है, तो उन सब में आप इस वॉकी टॉकी मोबाइल फोन को देखे होंगे, जिसमें कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास ये फोन होता है, और वो एक बार में जो एक पर्सन है वो बोल रहा है तो नेक्स्ट पर्सन उसे खाली सुन सकता है। इधर से फिर फर्स्ट पर्सन जब शांत होगा, चुप हो जाएगा, तो फिर उधर से नेक्स्ट पर्सन बोलेगा तो उसकी इधर बात सुनाई देगी। तो ये होता है बेसिकली वॉकी टॉकी, और ये एग्जांपल आपका हाफ डुप्लेक्स का है। थर्ड अगर हम देखें, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में इन बोथ द डायरेक्शंस एट अ टाइम, दोनों ही डायरेक्शंस में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग टेलीफोन पे बात करते हो, टेलीफोन्स में हम लोग बात करते हैं, हम लोग दोनों पर्सन, सेंडर भी और रिसीवर दोनों एक बार में बोल सकते हैं, एक बार में सुन भी सकते हैं। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लेक्स से पूछा गया है। तो सिंप्लेक्स में डेटा जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंड दिस इज द फीचर ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डज नॉट इंश्योर डेटा रिलायबिलिटी। डेटा रिलायबिलिटी को इंश्योर नहीं करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल, हमसे ये पूछा गया है। सो देयर आर ओनली टू प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज किए जाते हैं, वन इज टीसीपी एंड द सेकंड वन इज यूडीपी। सो जो टीसीपी है उसमें तो हम लोग डेटा को रिलायबिलिटी अचीव करते हैं, बट यूडीपी में डेटा का रिलायबिलिटी नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को कौन सा अचीव कर पा रहा है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम लोग दोनों तरफ से डायरेक्शंस डेटा को जो है वो फ्लो करा सकते हैं एट द सेम टाइम। इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे हाफ डुप्लेक्स पूछा रहता, देन इन दैट
for that scenario our option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच प्रोटोकॉल डायनामिकली असाइंस आईपी एड्रेस टू द डिवाइसेस। डिवाइसेस को आईपी असाइन करना है डायनामिकली, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज डीएनएस, ऑप्शन बी इज डीएचसीपी, ऑप्शन सी इज एआरपी, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो नेटवर्क पे हमारे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप अपने घरों में वाईफाई यूज करते होगे, तो आपका, आप फॉर एग्जांपल जियो फाइबर आप यूज करते हो, तो आप जियो फाइबर वाईफाई से आपके मोबाइल में कई सारे, आपके घर में सॉरी, कई सारे डिवाइसेस होंगे, जैसे कि आपका फोन होगा, आपके भैया का, आपकी बहन का, मम्मी का, पापा का, और जो भी अदर फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का फोन होगा, लैपटॉप्स भी होगा इवन। तो वहां पे आप, एक ही नेटवर्क है आपका वाईफाई का, उस नेटवर्क से आपके घर में कई सारे फोन और लाइक ब्लूटूथ हैं, लैपटॉप्स हैं, कई सारे आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो वहां पे उस नेटवर्क में, बेसिकली उस वाईफाई नेटवर्क में उतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो उन सब डिवाइसेस को एक लोकल आईपी एड्रेस असाइन करने का काम, डायनामिकली डायनामिकली आईपी एड्रेसेस को असाइन करने का काम जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डीएचसीपी। डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो जो भी नेटवर्क में लोकल नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन सभी डिवाइसेस को डायनामिकली आईपी असाइन करने का काम डीएचसीपी प्रोटोकॉल का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए हम एंड पॉइंट का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज पोर्ट, ऑप्शन बी इज मशीन, ऑप्शन सी इज सॉकेट, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सॉकेट। सॉकेट जो है वो हमारा एक कम्बिनेशन होता है, फॉर बेसिकली आपका जो आईपी एड्रेस है और जो आपका पोर्ट नंबर है। सो सॉकेट इज व्हाट? सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। सॉकेट जो है, इसी की हेल्प से हम लोग आपस में डिवाइसेस की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को अचीव कर पाते हैं, और इस टर्म को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कि विच टर्म ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल अमंग ऑल द मशीन्स। सो ये क्वेश्चन अभी मैंने शुरू में भी बताया कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कि एक नेटवर्क के अंदर कई सारे डिवाइसेस हैं, और उन सभी डिवाइसेस को अगर मुझे कोई डेटा भेजना है, तो मैं उन सभी डिवाइसेस को एक एक करके ना भेजने के बजाय मैं जस्ट उस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस में ही उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उस ब्रॉडकास्ट से क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी डिवाइसेस को वो डेटा मिल जाएगा। तो ये हेल्प होता है हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे डेटा को फॉरवर्ड करने का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस बेसिकली पीडीएफ से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा, जो भी मैं यहाँ पीडीएफ शो करता हूँ या सॉल्व करता हूँ, अगर आपको इस पीडीएफ को एक्सेस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको इस चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइएगा, आपको ये सब पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रेंडर अ कंप्यूटर रिसोर्सेज अनअवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लाइक ये क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड है, जहाँ पे हम नेटवर्क की सिक्योरिटी पढ़ते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क पे जब भी हमारा कोई कंप्यूटर का रिसोर्स है, तो वो क्या होता है कि जब जो उसका ऑनर है, बेसिकली जो उस कंप्यूटर रिसोर्स का ऑनर है, या फिर जो कंप्यूटर का ही जो ऑनर है, उसको अगर एक्सेस ना मिले, उसको कोई ब्लॉक कर दे, कोई नेटवर्क के थ्रू कोई मेलिशियस अटैक हो जाए उस पे, तो वो बेसिकली अटैक, कौन सा अटैक होता है ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट इज बॉटनेट प्रोसेस, ऑप्शन बी इज वॉर्म अटैक, ऑप्शन सी इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जो आपका ऑनर है, बेसिकली जो आपका मालिक है उस कंप्यूटर का या उस रिसोर्स का, उसको ही एक्सेस ना हो, उसको कुछ पे करना पड़ जाए, वो ब्लॉक हो जाए, तो ये बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस का ही काम है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में जो कंप्यूटर रिसोर्स का ऑनर है, जो इंटेंडेड यूजर है, उसको ही ब्लॉक कर दिया जाता है टू एक्सेस दैट रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फीचर इज प्रेजेंट इन IPv6 बट नॉट इन IPv4। IPv4 में नहीं है, बट IPv6 में ऐसा कौन सा फीचर है इनमें से जो अवेलेबल है? So first is fragmentation. Fragmentation is also available in IPv4. Next is anycast address, and that is our correct answer. Anycast address का मतलब ये सिमिलर टू मल्टीकास्ट एड्रेस है, जैसे कि आपके नेटवर्क में कुछ ही डिवाइसेस को अगर मुझे डेटा भेजना है, तो वहां पे मैं एनीकास्ट एड्रेस यूज करता हूँ, एंड दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल इन IPv6। नेक्स्ट आपका हेडर चेकसम, ये आपका IPv4 में भी अवेलेबल होता है, हमने पढ़ा भी कि हेडर की साइज क्या होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा सही। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एनी कास्ट एड्रेस। व्हेनेवर वी वांट टू सेंड पैकेट्स फ्रॉम few devices connected inside a network, then we use anycast address.
नेक्स्ट है हमारा कि रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट बी डन व्हेन। सो पैकेट को हम रीट्रांसमिट कब करते हैं, जब वो पैकेट में कोई एरर हो। तो इस वजह से हम लोग, सॉरी, द क्वेश्चन सेज कि रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन व्हेन। सो पैकेट का रीट्रांसमिशन हम कब नहीं करते हैं। पैकेट का रीट्रांसमिशन हम कब नहीं करेंगे, जब उस पैकेट में कोई एरर नहीं होगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है। कह रहा है कि रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट मस्ट नॉट बी डन व्हेन। पैकेट को हम लोग रीट्रांसमिशन कब हमें नहीं करना चाहिए, जब पैकेट में कोई एरर नहीं हो। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि डेटाग्राम स्विचिंग इज डन एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो डेटाग्राम स्विचिंग हो, पैकेट स्विचिंग हो, सर्किट स्विचिंग हो, कोई भी तरह की स्विचिंग अगर आपसे पूछी जाए, मैसेज स्विचिंग भी एक होता है, तो ये हमेशा नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल पे वर्क करता है। बेसिकली सर्किट स्विचिंग क्या होता है, तो सर्किट स्विचिंग में एक आपका डेडिकेटेड पाथ बना दिया जाता है और उसी पाथ के थ्रू जो है आपका डेटा पैकेट्स वो ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आपका होता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में आपका इन ऑर्डर डिलीवरी होती है पैकेट्स की। दूसरा आपका होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में कोई भी रिसोर्सेज को लाइक ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा जाता। वहाँ पे पैकेट्स को जस्ट छोटे छोटे डिवाइसेस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है और वो अलग अलग पाथ से डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है और वो सोर्स से जाके रिसीवर तक पहुंचता है। और उसमें आउट ऑफ डिलीवरी भी पैकेट्स रिसीव की जाती हैं एट द रिसीवर एंड। तो ये बेसिकली आपका पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का डिफरेंस था। और ये सभी तरह के स्विचिंग जो है ये नेटवर्क लेयर पे ही परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ थ्री वे हैंडशेकिंग इन टीसीपी। तो टीसीपी में इनमें से कौन सा जो है वो बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है हमारे टीसीपी लाइक थ्री वे हैंडशेकिंग को टीसीपी में। सो टू इंश्योर अ सिक्योर कनेक्शन, yes, this is true. And option B is to synchronize the sequence number. Yes, this is also true. Option B is to ensure the bidirectional communication. No, this is not true. So हमारा correct option जो हो जाएगा वो हो जाएगा more than one of the above. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा कि कनेक्शन ओरिएंटेड दैट मींस टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड कनेक्शन लेस मींस यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो इसके बीच का मेजर डिफरेंस हमसे पूछा गया है। सो डिफरेंस इज रिलायबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टीसीपी है उसमें रिलायबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट का फीचर अवेलेबल है, बट यूडीपी में ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस जो हमने आज वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया कंप्यूटर नेटवर्किंग यूनिट का। तो आई होप कि आपको जितने भी डिस्कशंस आज हमने किए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाके जरूर सुनिएगा। अगर फिर भी आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वी विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।